हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देशमुख सर एसएसटी पर। और जैसा कि विजयनगर में हमने पहला पार्ट जान चुका था और पहले पार्ट में कुछ मैंने कराया भी था, जो कि एक बार रिकॉल करते हुए हम लोग चलते हैं। हम लोग विजयनगर में बताया था मैंने कि विजयनगर की राजधानी कहाँ है। तो विजयनगर की राजधानी हम्पी है। कहाँ है प्यारे बच्चों? विजयनगर की राजधानी हम्पी है। इस हम्पी को किस नाम से जाना जाता था? तो मातृ देवी पंपा देवी के नाम से जुड़ा हुआ है। ये हम्पी किस नाम से जुड़ा हुआ है? मातृ देवी पंपा देवी के नाम से जुड़ा हुआ है। इन्हीं के नाम से फिर हम्पी नाम पड़ गया। हम्पी की खोज 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा की गई थी। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचित किया जाता है। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। यह कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण भारत तक फैला हुआ है, जो कि कर्नाटक वाला पूरा रीजन है। उत्तर पूर्व में हमने जाना था कि विजयनगर में गजपति शासकों का शासन था। विजयनगर का संघर्ष हुआ था बहमनियों के साथ, गजपति के साथ तथा अन्य शासकों के साथ हमेशा होते रहता था। विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था और इनके राज्यों को नायका या नायपति कहा जाता था। ये सब चीज हमने बताया था कि इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता था राज्य को। अब विजयनगर का व्यापार होता था, घोड़ों पर निर्भर था पूरी तरह से। घोड़े उस समय तेज चलते थे, इसलिए घोड़ों पर निर्भर था व्यापार उनका। और मध्य एशिया अरब से घोड़े मंगाए जाते थे, वहां से आयात किए जाते थे। प्रारंभ में अरब व्यापारियों का नियंत्रण बहुत ही ज्यादा व्यापार पर था। ठीक है, घोड़े के व्यापारियों को कुदिरई कहा जाता था, कुदिरई चट्टी कहा जाता है घोड़े को व्यापारियों को। तो हमने ये सब कुछ जान लिया था। आगे हमने जाना था कि विजयनगर के समय ही 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था, जो कि राजा जमोरी ने स्वागत किया था केरल के कालीकट बंदरगाह पर। और विजयनगर मसालों के लिए प्रसिद्ध था, वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। इसी से यहाँ पे व्यापार किया जाता था। यहाँ के धनी लोग विदेशी वस्तुओं की मांग करते थे। विजयनगर के जो धनी लोग थे वो विदेशी वस्तुओं की मांग करते थे। हमने ये भी जाना था कि विजयनगर में मुख्यतः 4 वंश हुए। विजयनगर में कितने राजवंश हुए? 4। संगम वंश, सालो वंश, तुलु वंश, अरावली वंश। संगम वंश, सालो वंश, तुलु वंश, अरावली वंश। संगम वंश में हमने जाना था 1336 से 1485 तक था, और सालू में 1485 से 1503, तुलु में 1503 से 1570 और अरावली में 1570 से 1650। इसके बाद विजयनगर का अंत हो गया था। संगम वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जाना थे, जैसे हरिहर प्रथम था, बुक्का प्रथम था, हरिहर द्वितीय था, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष। संगम वंश के अंतिम जो शासक था सालू वंश में भी हमने जाना था। तो कुल मिलाकर हमने सब चीज जान लिया था। सालू वंश के जो संस्थापक थे नरसिंह सालुक थे। तुलु वंश 1505 से 1570 था, वीर नरसिंह थे इसके संस्थापक। तुलुब नरसिंह थे, सॉरी, वीर नरसिंह थे तुलु वंश के संस्थापक। और कृष्ण देव राय, जो कि अब हम लोग जानते हैं केडीआर के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? केडीआर के बारे में। कृष्ण देव राय, जो कि 1509 से 1529 तक इसका शासन चल रहा था। 1509 से 1529 तक इसका शासन कर रहा था। प्यारे बच्चों, केडीआर इसको पूरा बोला जाता है, पूरा नाम है इसका कृष्ण देव राय। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बीबीआई कर लोगे तो कर लो, इसका पूरा याद कर लेना। ये हर किसी को इंपॉर्टेंट है, जैसे कंपटीशन तैयारी करने वाले हो, चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो उसका हो, 11th में पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ना ही चाहिए कृष्ण देव राय के बारे में। कृष्ण देव राय सबसे महानतम शासक सिद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका शासनकाल था 1509 से 1529 तक। 1509 से 1529 तक किसका शासनकाल था? कृष्ण देव राय का, केडीआर का। केडीआर का शासनकाल कब से कब तक बाबू था? तो 1509 से 1529 तक था। ये विजयनगर के महानतम शासक थे। कैसे शासक थे? महानतम शासक थे। फिर इन्होंने 2 रचना की थी, एक अच्छे लेखक भी थे ये। तो 2 चीजों की रचना की थी, एक था आमुक्त मलयाद और दूसरा था जामवंती कल्याणम। जामवती कल्याणम, आमुक्त मलयाद, जामवती कल्याणम। हमने कृष्ण देव राय के बारे में बता चुका था। कृष्ण देव राय का भैया का नाम था अच्युत देव राय, उसके बाद सदाशिव राय बना। उसके बाद अरावली वंश आ गया था, जो तिरुमल में अरावली वंश की स्थापना की थी तिरुमल ने। अब विजयनगर के प्रतापी शासक हम लोग जानते हैं केडीआर के बारे में। तो बाबू, केडीआर के शासनकाल कब से कब तक रहा? 1509 से 1529 तक रहा। कृष्ण देव राय का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? आमुक्त मलयाद और जामवंती कल्याणम। अमुक्त मलयाद और जामवंती कल्याणम। अमुक्त मलयाद, जामवंती कल्याणम। अमुक्त का मलयाद था जो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। अमुक्त मलयाद कौन सी भाषा में लिखा गया था? तेलुगु भाषा में लिखा गया था। कृष्ण देव राय एक अच्छा शासक भी था। कैसा शासक था बाबू? अच्छा शासक था। कैसा शासक था? अच्छा शासक था कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के राज्य में
जो राजा का दरबार लगता है उसमें 8 विद्वान रहा करते थे। कितने विद्वान रहा करते थे? 8। और इन्हीं 8 विद्वानों को अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो आपसे सवाल आएगा, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्ण देवराय के दरबार में रहते थे। आमुक्त मलयार और जामवंती कल्याणम किसने लिखा है? तो कृष्ण देवराय ने लिखा है। आमुक्त मलयार कौन से भाषा में लिखा गया है? तेलुगु भाषा में लिखा गया है। कृष्ण देवराय का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1509 से 1529 तक माना जाता है। देखिए बाबू, कृष्ण देवराय अपने महानतम शासक के साथ साथ अपने राज्य व्यवस्था को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर लिया था, शासन व्यवस्था को बहुत मजबूत किया था। सेना हमेशा तत्पर रहती थी युद्ध करने के लिए, हमेशा रेडी रहती थी, कभी भी पीछे नहीं हटा कृष्ण देवराय। और बहुत सारे क्षेत्रों पर जीत हासिल किया, क्योंकि नहीं जीता जा रहा था विजयनगर शासन में, कृष्ण देवराय ने उन क्षेत्रों को भी जीत लिया। जैसे कि 1512 में रायचूर द्वाब को हासिल कर लिया था। 1512 में रायचूर द्वाब को हासिल किया। 1514 में उड़ीसा के राजा को हराकर उनकी कन्या से विवाह कर लिया था। देख रहे हो, 1514 में उड़ीसा के जो राजा थे उनको हराकर उनकी कन्या से विवाह कर लिया। और उड़ीसा को पराजित करने की याद में उन्होंने विजय भवन का निर्माण कर दिया, विजय भवन बना दिया। ये विजय भवन है, उड़ीसा का विजय भवन है। तो 1554 में किसको हराया था? उड़ीसा के राजा को हराया था। और क्या किया था? हराकर उनकी कन्या से विवाह कर लिया था। उनकी याद में क्या किया बाबू? तो विजय भवन का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? विजय भवन का। जब हम लोग 1520 में जाते हैं तो बीजापुर के सुल्तान को हरा देते हैं। कृष्ण देवराय 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हरा देते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत ही सहिष्णु व्यक्ति थे, मंदिरों से जुड़े हुए थे, आस्था से जुड़े हुए थे। तो कृष्ण देवराय के समय में हमेशा मतलब ना राज्य जो है ना, युद्ध सेना वहाँ का हमेशा तैयार रहता था। ऐसा ना है कि जब अगला आक्रमण करने आ गया तब हम युद्ध में तैयार हों, ऐसा कुछ नहीं था केडीआर के समय में। केडीआर के समय में सेना हमेशा तैयार रहती थी, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उनका साम्राज्य बहुत ही विकसित था। ठीक है, ये प्रतापी राजा होने के साथ साथ एक अच्छा लेखक भी था, हमने अभी बताया आप लोगों को। इन्होंने कुछ मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। जैसे सबसे फेमस मंदिर है विट्ठल स्वामी मंदिर, ये सबसे फेमस मंदिर है विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर के साथ साथ हजारा मंदिर, हजारा मंदिर के साथ साथ पंपा देवी, वही पंपा देवी जिसके नाम पर हम्पी विजयनगर की राजधानी पड़ी थी। और हम्पी की खोज की थी कर्नल मैकेंजी ने, हमने पहले ही बताया था 1800 में हम्पी की खोज की थी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इन्होंने माँ के नाम पर एक राज्य बनवाया जिसका नाम था नागलपुर। माँ के नाम पर क्या बनवाया? नागलपुर की स्थापना की थी। माँ के नाम पर नागलपुर की स्थापना की थी। विजयनगर के समीप ही था वह स्थान नागलपुर की स्थापना कर दी। इन्होंने मंदिरों में गोपुरम भी लगवाए। ये जो मंदिर बनवाए थे, हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, पंपा देवी, इन मंदिरों में गोपुर भी लगवाए थे। तो जल का पूर्ति के लिए जो जलाशय का निर्माण करवाया जल की पूर्ति के लिए। जैसे कि अभी भी हमारे भारत देश में जल संकट बहुत है, और कहीं ना कहीं जल संकट है। उस जल संकट का सबसे बड़ा कारण यहाँ का इंसान है। और खास करके बिहार में अगर जल संकट है तो यहाँ के इंसान उसके सबसे बड़े कारण है जल संकट के। एक सिविक सेंस होता है यार, आपके अंदर अगर सिविक सेंस नहीं है तो आप मतलब इस पृथ्वी के सबसे बोझ इंसान हो। आपके ऊपर बोझ है इस पृथ्वी का, आप इस पृथ्वी के लिए हो ही नहीं। एक सिविक सेंस होना चाहिए, कैसे रोड पे चलना चाहिए, कहाँ पे थूकना चाहिए, कहाँ पे क्या फेंकना चाहिए, हमें पर्यावरण के प्रति कैसे सजग रहना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए, जो कि आजकल नहीं है। मैं आज पार्क में गया था, घूमने के लिए गया था। पार्क में हम गए तो एक चीज़ देखी कि वहाँ पे बच्चे हैं ना जो मतलब फूल तोड़ रहे थे। ठीक है, फूल तोड़ रहे थे, और जो गार्जियन थे उनके साथ जो पेरेंट्स थे वो खिलखिला के हंस रहे थे जब बच्चे फूल तोड़ रहे थे। तो वाह, मेरा बच्चा फूल तोड़ रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, उसको और मतलब प्रोत्साहन दे रहे थे कि हाँ तोड़ो, और वो बच्चा और तोड़ रहा था। तो जब वो बड़ा होगा तो आप उससे कहिएगा कि पेड़ मत काटो, आप उससे कहिएगा जल बचा लो, क्या वो मान जाएगा? आप उसको बचपन से वो शिक्षा दे रहे हैं, फूल तोड़ो, पानी बहाओ। कम से कम पर्यावरण के प्रति तो इतना सजग होना ही चाहिए किसी भी इंसान को। ये सिविक सेंस होना चाहिए भाई। पर्यावरण को बचाना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को ये सिखाओ कि नहीं ये हरा पौधा है, इसे नहीं तोड़ना चाहिए, ताकि वो हमेशा सीखेगा। अब फूल पूजा के लिए हो, पूजा पाठ के लिए हो तो वो बात की बात हो गई,
लेकिन वहाँ पे फूल तोड़ के फेंक रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं, तो पर्यावरण के लिए कुछ सेंसिटिव मुद्दा है ना वो, तो होना चाहिए ना पर्यावरण के लिए कुछ हमारे अंदर। ठीक है, अभी असम को देख लीजिए आप, असम पूरा बाढ़ आया हुआ है, भयानक बाढ़, और उन सबके पीछे कहीं ना कहीं इस भारत का इंसान उसका जिम्मेदार है, और राजनेता कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि कृष्णदेवराय उस समय भी जल की पूर्ति के लिए कमलपुरम का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था भाई? तो जल पूर्ति के लिए कमलपुरम, जल पूर्ति के लिए किसका निर्माण कराया था? तो कमलपुरम का निर्माण कराया था। किसका? कमलपुरम का। किसका निर्माण कराया? कमलपुरम का। आगे हम लोग चलते हैं। तो अब आते हैं कि देखिए कृष्णदेवराय के बारे में इतना याद रखिएगा, इनका शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा। कृष्णदेवराय आमुक मलयाद और जामवंती कल्याणम नामक किताब लिखे। यह एक अच्छे योद्धा के साथ साथ, अच्छे शासक के साथ साथ एक अच्छा लेखक भी थे। इनके दरबार में 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। इनका शासन व्यवस्था बहुत मजबूत था अपने राज्य में। यह हमें, इनके राज्य में सेना हमेशा तैयार रहती थी युद्ध के लिए, हमेशा इनका राज्य ही पूरा तैयार रहता था। इन्होंने 1512 में रायचूर द्वाब को जीत लिया। 1514 में उड़ीसा के राजा को हराकर उनकी कन्या से विवाह कर लिया, उनकी बेटी से विवाह कर लिया, और उड़ीसा को जीतने के उपलक्ष्य में, उनकी याद में विजय भवन का निर्माण कर दिया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया, और इन्होंने इसके साथ साथ बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, जैसे हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, पंपा देवी, जो कि पंपा देवी के नाम पर विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, उसका नाम पड़ा था। और इनकी नाम, अपनी माँ के नाम पर इन्होंने नागरपुर का स्थापना किया। जल पूर्ति के लिए कमलपुरम का स्थापना कर दिया। अब इसके बाद विजयनगर का धीरे धीरे पतन स्टार्ट हो जाता है। हमने सब चीज़ बता दिया था, कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ा जानना था ज़्यादा, इसलिए मैंने पूरा ये कर दिया। आप इसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर किसी भी तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं विजयनगर के हारने के क्या कारण हो सकते हैं। आखिर विजयनगर का पतन कैसे हो गया, विजयनगर समाप्त कैसे हो गया? विजयनगर में इतने महान महान शासक आए, तो विजयनगर समाप्त कैसे हो गया? चलिए जानते हैं। इसको मिटा देता हूं बाबू। चलिए, विजयनगर के पतन के कारण। पतन के कारण देखिए, अभी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं विजयनगर के पतन के कारण। तो अभी हमने सब कुछ देख लिया था। ठीक है, पतन के कारण क्या हो सकते हैं? विजयनगर आखिर खत्म कैसे हो गया, समाप्त कैसे हो गया? तो प्यारे बच्चों, विजयनगर में गृह युद्ध की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा ही थी। मतलब कि संचालन सही ढंग से नहीं था, घर में युद्ध होने लगता था। विजयनगर जितना प्रशासन था उसी में राजा एक दूसरे से लड़ बैठते थे। विजयनगर राज्य में सिंहासन के लिए, अधिकतर सिंहासन के लिए युद्ध हुए, और इससे राज्य की जो मूलभूत जो शक्ति थी वो कमजोर हो गई। और बार बार अगर आप युद्ध करोगे तो आपको तो शक्तिशाली मिलेगा ही, लेकिन उसको अगर अच्छे संचालन नहीं करोगे तो आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाओगे। वही विजयनगर में हुआ। गृह युद्ध इतना ज़्यादा हो गया कि राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। और दूसरा सबसे बड़ा कारण बना, सबसे बड़ा और सबसे VVI कारण, बहुत ही बड़ा कारण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। 1565 में तालीकोटा का जो युद्ध हुआ उसे राक्षस तरंगणी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? राक्षस तरंगणी का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध हुआ था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच, राक्षस तरंगणी का युद्ध। इसके बाद विजयनगर की कहानी खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, और इसे राक्षस तरंगणी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षस तरंगणी का युद्ध, राक्षस तरंगणी का युद्ध, राक्षस तरंगणी का युद्ध। याद रखिएगा, पूछेगा कि राक्षस तरंगणी का युद्ध किसे कहते हैं, तो तालीकोटा का युद्ध को। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 में हुआ था। तो ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। अब बहमनी साम्राज्य क्या है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बहमनी साम्राज्य
की स्थापना, जैसे 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी, उसके कुछ समय बाद जैसे विजयनगर एक हिंदू वाला क्षेत्र था, हिंदू रीजन वाला क्षेत्र था, एक पूरा क्षेत्र ही वो हिंदुओं का था विजयनगर, ठीक है। लेकिन ये जो बहमनी है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। किसके द्वारा होती है? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना करता है। पूछेगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने कब की थी बच्चों? तो 1347 में, जो कि बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा हुआ था। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार। देखो याद करो, बीजापुर, बीदर, बरार, बी से 3 गो, B3 कितना? B3, बी बी बी, बीजापुर, बीदर, बरार, और 2 गो गोलकुंडा, अहमदनगर। गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर। BBBGA यानी कि बग्गा, बग्गा याद रखो, बग्गा। BBBGA, बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर। बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर। बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर। B3GA, सिंपल सी बात है, B3 यानी B से 3 गो होगा। याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य में कितने राज्य थे? तो 4 राज्य थे, 4-5 भागों में बटा हुआ था, 5 भागों में, B3 और GA, यानी बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ठीक है। तो ये 5 भागों में बटा हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, जो राक्षस तरणीन का युद्ध कहता है, जिसमें बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच हुआ था। देखो इसका कारण क्या हो जानते हो? सबसे बड़ा कारण जो मतलब हार गया ये विजयनगर, उसका सबसे बड़ा कारण था सदाशिवराय का प्रधानमंत्री, ठीक है। तो सर ये क्या है सर? तो सदाशिवराय का एक प्रधानमंत्री था राम राय, और राम राय ने वो चाल चली जो अंग्रेजों ने हमारे साथ चली थी, अंग्रेजों ने भारत के साथ चली थी। फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। इसने एक योजना बनाया जो भारी जोखिम भरा योजना था, बहुत ही मुश्किल भरा योजना था। राम राय ने योजना बनाया कि फूट डालो और शासन करो। इन्होंने जो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार था ना, इस सब में फूट डालने का कोशिश किया। मतलब कि यहाँ से उसको आप ऐसे बोल रहे हैं, जो बीजापुर है वो आपको मारने बोल रहा है, गोलकुंडा को बोल दिया, और गोलकुंडा को फिर अहमदनगर को बोल दिया बीदर के बारे में, बीदर अहमदनगर तुमको मारने बोल रहा है। इसके बाद बरार को बोल दिया बीदर के बारे में। मतलब ऐसे एक दूसरे के बीच में एकदम फूट डाल दिया। और जब फूट डाल दिया ना बाबू, तो युद्ध तो स्टार्ट होना बिल्कुल है। लेकिन हुआ ये कि उल्टा पड़ गया। सब सुल्तान पूछ लिए एक दूसरे से, वो लोग एक दूसरे से पूछ लिए कि हाँ ऐसा है, आप मेरे से युद्ध करना चाहते थे, ठीक है। मतलब कि एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध मतलब खड़ा कर दिया, लेकिन खड़ा करने में क्या हो गया? सफल हो पाया? सफल नहीं हो पाया। अब जब पूछ लिया, जब सारे सुल्तान एक हो गए, जिसके बाद वह मारा गया राम राय को, सदाशिवराय को, उन लोगों का हालत खराब हो गया। यानी कि राम राय की एक फूट डालो और शासन करो की नीति, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की नीति क्या हो गई? विफल हो गई, यानी कि असफल हो गई, ठीक है। और राम राय को करारी हार का सामना करना पड़ गया, भारी बेइज्जती के साथ हारा वो। 1565 में विजयनगर की सेना जो है, मतलब जो राम राय के नेतृत्व में थी, राक्षस तरणगनी के युद्ध में बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं के द्वारा बुरी तरह पराजित हो जाती है। 1565 में बीजापुर की सेना पूरी तरह, विजयनगर की सेना पूरी तरह पराजित हो जाती है बहमनी साम्राज्य के साथ। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये 3 गो सेना संयुक्त थी, एकदम पूरी तरह एक साथ थी, और इनके द्वारा पूरी तरह पराजित हो जाती है। ये इसका हार का सबसे बड़ा कारण बना। अब जितने भी क्षेत्र जीते गए थे, सेनाओं के द्वारा पूरा विजयनगर को लूटा गया, भारी एकदम पूरी तरह से लूटा गया, हर घर को लूटा गया, और धीरे धीरे इसी तरह विजयनगर का क्या हो गया? समाप्ति हो गई, ठीक है। विजयनगर में एक वर्ड आता है नायक। अब नायक क्या था सर? चलिए अभी नायक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नायक गाना है ना, नायक नहीं खलनायक,
चलो ठीक है। चलो अब तो नायक क्या होता था सर? नायक, मेरे पास तो है ही यार नायक। देखिए प्यारे बच्चों, नायक क्या था? तो विजयनगर का नायक, सेना प्रमुख को नायक कहा जाता था। विजयनगर के सेना सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। जो नायक हैं किलों पर अपना नियंत्रण रखते थे। उनके पास मतलब सशस्त्र सैनिक होते थे, उनके पास शस्त्रों से भरा हुआ सैनिक होते थे पूरी तरह से। ठीक है, तो नायक क्या था भाई? तो सेना प्रमुख, सेना प्रमुख ये किलों पर नियंत्रण रखते थे। जो महल था उन पर किलों पर नियंत्रण नियंत्रण रखते थे और सशस्त्र सेना रहती थी। सशस्त्र सेना यानी कि सेना यहाँ पे एकदम पूरी तरह से शस्त्र से बंधे हुए रहती थी। इसी में एक आता है अमर नायक प्रणाली। ठीक है, इतना याद हो गया। नायक क्या था? सेना प्रमुख था वहाँ का। ठीक है, और किलों पर नियंत्रण, सशस्त्र सेना मतलब वहाँ पे रहते थे, किलों पर नियंत्रण रखते थे ये लोग। ठीक है, अमर नायक प्रणाली क्या था सर? तो अमर नायक प्रणाली है ना, जो मतलब इसका अर्थ होता है कि लड़ाई या युद्ध। अमर नायक एक आता है आपका अमर नायक। अमर नायक, अमर नायक का अर्थ क्या होता है? लड़ाई या युद्ध। अमर नायक का अर्थ क्या होता है? लड़ाई या युद्ध, जो कि विजयनगर में बहुत ही ज्यादा मतलब कि प्रचलित था, एक प्रणाली था एक तरह से। अमर नायक प्रणाली इसको बोला जाता है, प्रणाली एक तरह से पूरी तरह से प्रचलित था। अमर नायक प्रणाली जो दिल्ली सल्तनत में उपस्थित इक्ता प्रणाली के जैसा था। इक्ता प्रणाली, वहाँ पे इक्ता व्यवस्था था ना दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत आप लोग पढ़े होंगे। तो ये प्रचलित इक्ता प्रणाली से प्रभावित था। चलो यार, इसका जवाब हो गया खत्म। प्रभावित था। तो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? चलिए बता दीजिए अगर दिक्कत है तो। अब देखो, अब अमर नायक जो थे, जो अमर नायक एक थे, अमर नायक यही थे अमर नायक। अमर नायक का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है युद्ध या लड़ाई। युद्ध या लड़ाई। अमर नायक क्या थे बाबू? कौन थे बाबू? ये सैनिक कमांडर थे। क्या थे? सैनिक कमांडर थे। ये किलों पर आते थे राजमहल पर, और ये थे सैनिक कमांडर। अमर नायक कौन थे? सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा, वहां के जो राजा को राय कहा जाता था, बताया था मैंने, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र दिए जाते थे। राय द्वारा प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र दिए जाते थे। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? तो अमर नायक कौन था? इसका अर्थ होता है युद्ध या लड़ाई। प्रचलित था, एकता प्रणाली से प्रचलित था, जो कि कहाँ हुआ करता था? दिल्ली सल्तनत में हुआ करता था। और ये सैनिक कमांडर थे। राय द्वारा जो प्रशासन के क्षेत्र दिया जाता था अमर नायक को। नायक क्या था? सेना प्रमुख था। तो आज मैंने विजयनगर के बारे में जो आगे का चीज था वो जाना, कृष्णदेवराय के बारे में जाना, विजयनगर का पतन जाना, तालीकोटा का युद्ध क्या था, राजस्थानी जिसे कहा जाता था, उसके बारे में जाना। उसके बाद नायक, अमर नायक इत्यादि के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम पूरी तरह से विजयनगर को समाप्त कर देंगे। मैंने कहा था 3 पार्ट में मैं लाऊंगा। ये सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट में पूरा विजयनगर समाप्त हो जाएगा। लास्ट में आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग किसी भी प्रकार का विजयनगर में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, साथ साथ याद होते चलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।